हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा 11th क्लास बिजनेस सर्विस। आज जो लेक्चर है वो हमारा वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंश्योरेंस कवर करने वाला हूँ। इंश्योरेंस आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपको समझ में ही है। आपने सुना होगा कि मैंने एक इंश्योरेंस कर रखा है, मेरे फादर ने एक इंश्योरेंस ले रखी है मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग, या एक मान लो हमने बाइक लेके हैं उसकी इंश्योरेंस हुई है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर लेकिन थोड़ा सा उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रीमियम अमाउंट, इंश्योर्ड, इंश्योरर, कई सारी टर्म्स होती हैं। तो आइए आज वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली है इंश्योरेंस, इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और एक है हमारा टॉपिक इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? देखो जी, सबसे पहले अगर हम बात करें एक सिंपल डेफिनेशन, एक पॉलिसी होता क्या है? जब भी हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें एक पॉलिसी मिलती है। उस पॉलिसी में क्या क्या गिवन होता है? एक तो पहली बात कि किस कंपनी ने इंश्योरेंस करी है, जिसे हम कहते हैं इंश्योरर। एक होता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस हुई है, जिसे हम कहते हैं इंश्योर्ड। एक होता है अमाउंट कितना पैसा उसने पे करा है, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम अमाउंट, जो उस बंदे ने उस लॉस के अगेंस्ट पे किया है। एक होता है मैच्योरिटी अमाउंट, जिसे हम कह सकते हैं कि कितना कितना कंपनसेशन मिलेगा आपको, अगर कोई लॉस अगर होगा तो आपको कितना उसका मुआवजा मिलेगा। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट है। इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक है एग्रीमेंट है। ठीक है जी, एग्रीमेंट होता क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक बंदा किसी को ऑफर करेगा और वो ऑफर जो है दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, उस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो भी रजामंदी है आपसे कंसर्न करके, उसने अगर मैंने ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज काइंड ऑफ क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आर बोथ आर सेम। ठीक है जी, तो पहली बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई भी एग्रीमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? रिटन फॉर्म में होगा, वो कभी भी ओरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान है। बाय लॉ it is very necessary, it is very mandatory कि it should be in a written form। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रीमेंट, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जहां पे एक पार्टी एग्री टू रिटर्न द कंसिडरेशन टू पे अ एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू द अनदर पर्सन। मतलब यहां पे अगर हम बात करें, इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में दो पार्टी होगी, जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट करा कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि अगर मेरी कार को लॉस हो जाएगा तो मैं आपको इतना प्रीमियम अमाउंट पे करूंगा। और दूसरी पार्टी क्या करेगी? इन रिटर्न क्या करेगी? उसको भी क्या करेगी? पैसा पे करेगी मॉनेटरी फॉर्म में, ताकि उसको लॉस ना हो, वो अपने आप को बचा सके। तो दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी, एक पार्टी एग्री टू रिटर्न कंसिडरेशन। यहां पे एक पार्टी क्या करेगी? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब एक पार्टी ने प्रीमियम पे करा, उसके रिटर्न में इन कंसिडरेशन जो दूसरी पार्टी है वो क्या पे करेगी? उसको कुछ अमाउंट पे करेगी, जो भी उनके बीच में एग्रीड हुआ होगा कि 50,000 तक मैं आपको पे करूंगा, इससे ऊपर अमाउंट नहीं पे करूंगा। अगर आप 2,000 प्रीमियम जमा कराओगे या 3,000 जमा कराओगे, तो जो भी पार्टी आपस में इंश्योरेंस करती है तो वो पहले गुड फेथ में काम करती है। इंश्योरर वाला जो बंदा होगा जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी सारी इंफॉर्मेशन बताएगा, पूरी मिडिल फैक्ट बताएगा, कितना प्रीमियम पे आपको कितना लॉस मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितने प्रीमियम पर कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। और जो इंश्योरर होता है उसको पता है कि उनको कितना पैसा पे करना है, उन्हें उसका कितना मुआवजा मिलेगा। तो यहाँ पे एक पार्टी जो भी है दूसरी पार्टी को क्या करती है? कुछ एग्रीड अमाउंट पे करती है, जो उसने आपस में डिस्कस हुए, उनके बीच में जो रजामंदी हुई है, जो भी बात हुई है, उसके अंदर जो भी लॉस अगर होगा, अगर कोई भी इवेंट होता है, अनसर्टेन इवेंट होता है जो नेचर के अगेंस्ट होगा, ठीक है जी, दैट इट मे कॉज, और उससे क्या होगा? उस बंदे को लॉस होगा या कोई डैमेज होगा या कोई इंजरी होगी। ठीक है, और समथिंग इन वैल्यू या उसके रिलेटिंग कोई भी अगर वैल्यू अगर होगी, ठीक है, उसको हम कंसीडर किया जाएगा। एंड विच इंश्योर, ठीक है, पहली बात उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट क्या करेगी? कुछ पैसा पे करेगी और दूसरी पार्टी एग्री करेगी, हाँ जी मैं आपको इतना पैसा पे करूंगा, पर लेकिन उसमें उसको कुछ डैमेज होना चाहिए, कोई लॉस होना चाहिए, कोई इंजरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर्ड। सिंपल सी बात, मैंने आपको पढ़ाया, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है जी, जैसे अगर बात करता हूं मैं बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो दिस काइंड ऑफ इंश्योरर, ये इंश्योरर कंपनी है।
ठीक है, मिस्टर एक्स या मिस्टर अजय जिनका इंश्योरेंस हुआ है, तो ये कौन है, इंश्योर्ड है, ठीक है ध्यान रखना। तो पहली बात, जो भी इंश्योरेंस होता है उसमें जो भी इंश्योर्ड है, मतलब मिस्टर जो अजय है, मिस्टर अजय जो है उनका पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए पहली बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मॉनेटरी इंटरेस्ट, मतलब वो उसको मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है जी। उसने जो भी इंश्योरेंस कराया वो ओनली फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट, कि भाई अगर मेरे को कोई लॉस अगर हो जाएगा तो मेरे को उसके फॉर्म में पैसा मिलना चाहिए, ताकि मैं जो प्रेजेंट पोजीशन में जहाँ था ना पहले की, उसी कंडीशन में वहाँ पे मैं आ सकूँ, ताकि उसको लॉस ना हो। तो दिस इज इन सिंपली सो दैट द इंश्योर्ड हैज ए पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होगा तो जो भी इंश्योर्ड होगा मिस्टर अजय, उनको मॉनेटरी बेनिफिट में इंटरेस्ट, उनको बेनिफिट होना चाहिए या उनको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, इसलिए उस बंदे ने क्या करा है, अपने आप को सिक्योर कर लिया है, ताकि मैं प्रीवियस पहले लॉस से पहले वाली कंडीशन पे आ जाऊं, ताकि मेरे को अपनी जेब से पैसा देना ना पड़े, ठीक है जी। देन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट होगा या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, राइटिंग में होगा पहली बात, क्योंकि दूसरी पार्टी कभी भी मना कर सकती है, मतलब अगर ओरल फॉर्म में होगा वो मना कर देगी, नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई, तो ये जो भी होगा वो सब कुछ क्या होगा, रिटन फॉर्म में होगा। अगर कोई भी अगर होगा, चाहे इंश्योरर हो, चाहे इंश्योरेंस पार्टी हो, चाहे वो इंश्योर्ड हो, वो उस कंपनी के खिलाफ आगे केस फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कि मेरे को कंपनसेशन नहीं मिला। And this policy is known as, agreement is known as a kind of policy, जिसको हम कहेंगे policy। policy में क्या हुआ, the person whose risk is insured is called as insured, मतलब जो बंदा, एक ऐसा बंदा जिसका इंटरेस्ट, जिसके इंटरेस्ट करे काम होगा, ठीक है जी, उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड, ठीक है, जिसका रिस्क को इंश्योर किया जाएगा कि आपको रिस्क को शो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द फर्म जो क्या करेगी, रिस्क लॉस पे करेगी, पैसा पे करेगी, उसे हम कहेंगे इंश्योरर, ठीक है। इंश्योर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीरियडिकली पेमेंट देनी पड़ती है हमें, एक छोटा अमाउंट जो होता है वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, तो वो भी जो भी अमाउंट होगा उसको हम कहेंगे प्रीमियम, जो हमें प्रीमियम के अमाउंट में देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी हमें लॉस अगर होगा तो हम उस लॉस से अपने आप को बचा सकें, ठीक है, या हमें कोई भी तरह का बेनिफिट हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कोई कंडीशन राइज ना हो या हमें कोई लॉस राइज ना हो, तो इसमें हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी हम कराते हैं हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें और ताकि हमें कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो तो हमारे पास उस टाइम पे हम अपने आप को मतलब बचा सकें, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर हमें यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक फिर एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद इंश्योरर, एक इंश्योर्ड और एक प्रीमियम, ठीक है जी। तो जल्दी से आप ये पॉइंट देखिए, दिस इज काइंड ऑफ अंडर डेफिनेशन, राइट, वी कैन से दैट दिस इज अ डेफिनेशन और वी कैन से दिस शॉर्ट नोट ऑन डेफिनेशन, शॉर्ट नोट ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर एक छोटा सा नोट है जो मैंने आपको दे दिया, ठीक है, लिख दिया, आपके सामने फ्लोचार्ट बना हुआ है, जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं, पूछे जाते हैं, जल्दी से आप इसको लिखिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स। देखिए आपके सामने एक फ्लोचार्ट बना हुआ है, आप गिन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन राइट हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर, तो यू कैन से 1 2 3 4 5 6 7, तो वे हम कह सकते हैं टोटल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, जिनके बेसिस पे इंश्योरेंस होता है। तो ये 7 के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। एक एक चीज को मैं फ्लोचार्ट बनाऊंगा दोबारा से, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन पॉइंट्स में कोई भी तरह की दिक्कत ना हो और आप आसानी से जितने भी इस टॉपिक पे नंबर आता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, या 3 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो वो है आपका ऑलमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, ये है आपका ऑलमोस्ट गुड फेथ। सेकंड पॉइंट है आपका, उसका मतलब है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है इंडेमनिटी। फोर्थ का पॉइंट है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, उसके बाद है सब्रोगेशन। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन एंड सेवेंथ पॉइंट इज मिटिगेशन, ठीक है जी। ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके किसके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जल्दी से आप एक बार इन प्रिंसिपल्स को लिखिए, फिर मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको फ्लो चार्ट से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो।
मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीज़ें, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो मैं आपको दिखाऊंगा लिखूंगा तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छी से क्लैरिटी होगी, और ज़्यादा सिंपल वे में वो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑलमोस्ट गुड फेथ। आपको दिख ही रहे नाम से गुड फेथ, इसका मतलब है जो भी इंश्योरेंस होगा वो गुड फेथ में होगा पहली बात। ठीक है, आपको जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, चाहे इंश्योर हो चाहे इंश्योरर हो, दोनों के दोनों पार्टीज क्या करेगी, अपने बारे में सारी की सारी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो पूरी की पूरी इन्फॉर्म कर देगी कि नहीं मैं ये पॉलिसी चाहता हूँ, मेरे को ये चाहिए, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो पूरी प्रोवाइड करेगी। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देंगे, मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, उसके खिलाफ में फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसमें कोई कंपनसेशन करना नहीं चाहेगा अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट ऐसा पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज काइंड ऑफ ना फिलिया, इट मींस दैट ऑलमोस्ट अ गुड फेथ, कि जो भी अगर हम बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसको हम ये टर्म कहते हैं जिसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है, बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो, वो डिस्प्ले करेंगे, मतलब बताएंगे इसके बारे में गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में काम करेंगे पहली बार। इसका मतलब हर पार्टी क्या करेगी, अपने रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स होगी वो पूरी पूरी तरह से बता देगी। इट इज ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड, की ड्यूटी है किसकी, इंश्योर्ड की, जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो क्या करेगा, फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सारी बताएगा। जिससे मान लो एक इंश्योरेंस मिस्टर अजय नाम के बंदे ने इंश्योरेंस कराया आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस से, उनको मान लो कि जी सडनली 2 महीने पता लगता है कि मेरे को ब्लड कैंसर हो गया है या मेरे को किडनी में स्टोन है, इस तरह की उनको लगता है प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने क्या करा, इंश्योरेंस करा दिया और उन्होंने कुछ सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, और क्या हुआ फिर 4 मंथ के बाद क्या करा, उन्होंने उसका क्लेम ले लिया और उन्हें दिखाया कि मेरे को ये प्रॉब्लम इंश्योरेंस के बाद हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, जब वेरिफिकेशन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो उनको अगर लगता है, ऐसा पाया जाता है कि इसने ऐसी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया था, छुपाया था, हिडन किया था, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये क्या, क्योंकि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन झूठ की बुनियाद पर रखा गया है, जिसकी कानून की नज़र में कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हमेशा गुड फेथ में होगा और पूरी की पूरी मटेरियल फैक्ट जो भी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो बताई जाएगी। ठीक है जी। एंड इंश्योरर जो इंश्योर कर रहा है उसको भी सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन से बतानी पड़ेगी कि आप इतना प्रीमियम पे करोगे तो आपको इतना पैसा कंपनसेशन मिलेगा। जैसे आपने स्कूटी इंश्योरेंस कराई तो स्कूटी में हेडलाइट होगी, टूट गई है, इसका इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। प्लास्टिक की कोई बॉडी है, टूटेगी, इसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, लोहे के रिगार्डिंग कोई भी अगर होगा तो उसका पैसा मिलेगा, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। 21 डेज के बाद आपके पास इंश्योरेंस क्लेम आएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, चेकआउट होगा। इसका मतलब है पूरी की पूरी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी की पूरी जो है वो इंश्योर्ड को बतानी पड़ेगी। उसके बाद इंश्योरेंस जो भी उसने ऑफर दिया है इंश्योरर ने, ठीक है, तो इंश्योर्ड जो भी होगा वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट फॉर्म होगा। इसका मतलब है वो जो फैक्ट्स हैं वो पूरी तरह से बताने पड़ेंगे और वो बाउंड हो जाएगा। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब है हर पार्टी को आपस में बाउंड करना पड़ेगा, मतलब उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा लॉस होता है तो इंश्योरेंस पार्टी जो भी है जिसने इंश्योरर उसको उतना पैसा पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस की फॉर्म में जितनी उसकी बात हुई है। ठीक है जी। इट बाइंडिंग द प्रपोजल, ऑब्वियसली बात अगर ऐसा होता है तो उसको बाउंड हो जाएंगे वो दोनों आपस में। ठीक है, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट के बारे में अगर कोई भी अगर ऐसा लॉस अगर होगा तो सब्जेक्ट मैटर प्रपोज इंश्योरेंस की जो भी इंश्योरेंस उन्होंने बनाई है उस हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो बाउंडेबल हो जाएंगे, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। फेलियर टू मेक एनी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, कोई बंदा अगर मान लो कि डिस्क्लोज नहीं कर पाता या मान लो कि फेल डिस्क्लोज का मतलब है जो मटेरियल फैक्ट्स थे, जो सच्चाइयां थी, जो ट्रूथ एंड फेयर भी था, अगर हम बात करें या जो मटेरियल फैक्ट्स थे, ठीक है, इसको अगर डिस्क्लोज नहीं करा है, ठीक है, तो इंश्योर के पॉइंट से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो उसको पैसा नहीं पे करेगी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर हम बात करें तो वो क्लेम कर सकते हैं कि इस बंदे ने मेरे को लॉस करवाने के लिए, जबरदस्ती मेरे को लॉस करवाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि इस बंदे को बीमारियां थी, 2-3 बीमारियां थी, इसलिए हमें बताया नहीं है और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मेरी कंपनी को चूना लगाना, मेरी कंपनी को घाटे में लाना, मेरी कंपनी को
लॉस होना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद यही है कि ऑलमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब है चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो, दोनों को अपनी पूरी मिडिल फैक्ट को पूरी तरह से सच्चाई से बताना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो ये हमारा पहला फैक्ट, इसका पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ए गुड फेथ। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स को। देखिए जी, आइए करते हैं सेकंड पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें जो भी इंश्योर्ड होगा, अगर जो भी इंश्योर्ड होगा जिसने इंश्योरेंस करवाई है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए किसके अंदर, जो भी अब उसने इंश्योरेंस कराया है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, इसका सिंपल सी बात है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया, सडनली क्या हुआ, वो लैपटॉप खराब हो गया या टूट गया या चोरी हो गया किसी कारण से, तो डैमेज हो गया किसी कारण से, तो मैंने क्या करा, उसका इंश्योरेंस कराया। अब तो वो डैमेज हुआ तो इसका मतलब मेरे को मॉनेटरी टर्म्स में लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा, क्योंकि मेरा 50,000 रुपये डूब गया क्योंकि वो लैपटॉप खराब हो गया। तो मैंने इंश्योरेंस इसलिए कराया, ठीक है, ताकि वो मेरे को उसका पैसा मिल सके, क्योंकि मेरा उस पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मेरा उसमें कोई बेनिफिट होना चाहिए, मतलब इंश्योरेंस सिर्फ उसी का होगा। इन शॉर्ट अगर देखा जाए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसमें मेरे को कराने से मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जैसे कार होगी, ठीक है, या मान लो कि मैंने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरा उसमें मॉनेटरी हम कह सकते हैं उसमें मेरा क्या होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मेरे बीमार पड़ने से मेरे को लॉस होगा, मेरी इनकम जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और मेरी जेब से पैसा और जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इंश्योर्ड इन दी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, जो भी वो इंश्योरेंस करवा रहा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस दैट अ पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब हम बात करें मॉनेटरी इंटरेस्ट, मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट उसका होना चाहिए कि जिस बंदे ने जो भी इंश्योरेंस कराया, मेरी साइकिल थी, मेरे को पता है अगर मैंने साइकिल रखी, मैं साइकिल से आता जाता हूँ, काफी महंगी साइकिल थी, मान लो 25,000 की साइकिल थी, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा दिया, अगर मान लो वो लॉस अगर वो खोती है या चोरी होती है, किसी डैमेज हो गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को उससे क्या, वो ऑटोमेटिक 25,000 का लॉस हो गया या मेरे को 20,000 का लॉस हो गया। तो मैंने इंश्योरेंस इसलिए कराया ताकि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो उसके लिए, ठीक है। पहली बार अगर हम बात करें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट, उसके भले के लिए ही इंश्योरेंस किया जाएगा, ठीक है जी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग्स एंड द लाइफ सिक्योर, ऑब्वियसली बात है, जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके बारे में होगा, थिंग्स के बारे में, कोई भी थिंग्स, कोई भी गुड्स जो हमारे पास पड़े हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमें लॉस होगा। और वी कैन से लाइफ से भी होता है, ऑब्वियसली बात है, किसी बंदे ने किसी का इंश्योरेंस करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, क्योंकि उसके अगर वो नहीं होगा या किसी तरह से उसका लॉस होगा, उसकी फैमिली का लॉस होगा, तो उसने इंश्योरेंस करवा दिया। एंड हु सफर द फाइनेंशियली हैपनिंग इन द आई ऑफ हीज द इंश्योर्ड, ठीक है। पहली बात अगर हम बात करें इसके अंदर एक चीज बात, जैसे हु सफर मतलब जो सफर होगा फाइनेंशियली, मतलब उसको लॉस होगा, मतलब अगर कोई ऐसा अगर होता है हैपनिंग उस इवेंट के होने से, जैसे मतलब कारी चोर होगी, इसका मतलब वो इवेंट हो चुका है, इसका मतलब है उसको सफर हुआ, उसको लॉस हुआ, ठीक है, इसकी नजर में इन द आई ऑफ इंश्योर्ड, मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योर की नजर में मेरे को क्या हुआ, इंश्योर को क्या हुआ, ऑटोमेटिक लॉस हुआ है, क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, उसका 5 लाख की गाड़ी चोरी हो चुकी है, उसका लॉस हो गया है। तो इंश्योरेंस पार्टी क्या करेगी, अगर हम बात करें तो इंश्योरर जो है, इंश्योरर पार्टी जिसने इंश्योरेंस करा है, वो क्या करेगी, उसको कंपनसेशन पे करेगी कि उससे इस बंदे को जो इंश्योर्ड है उसको लॉस हुआ है क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हुई है, ठीक है जी। आगे बात करें, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अ सब्जेक्ट मैटर। अगर मान लो कि कोई भी उसकी अगर इंश्योरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, तो भी वो इंश्योर कराएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसके पास है जी, उसको कोई लॉस अगर होगा, जैसे मान लो एक बंदे की किसी प्रॉपर्टी थी, उसने किसी प्रॉपर्टी का क्या करा, इंश्योरेंस करवा रखा है कि कोई बंदा उस पर कब्जा ना कर ले या किसी तरह से अगर मान लो उसको अपने पास हड़प ना ले, ठीक है जी, तो उसने इंश्योरेंस करवा लिया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोर्ट से अपने इंश्योरेंस करवाएगा, ठीक है जी, जैसे मान लो हम लोग आपको देखा होगा कई सारे मकान मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, कोर्ट से एग्रीमेंट करवाते हैं कि जैसे कि कोई बंदा का घर ना हड़प ले या कोई मकान ना लग ले, तो उस वाले केस में अगर जो कोर्ट होता है अगर वो एग्रीमेंट करती है, रेंट एग्रीमेंट करती है, तो उसमें जो जिम्मेदारी होती है कोर्ट की होती है, तो कोर्ट ही क्या करेगा, उस बंदे को वहाँ से रिलीज करेगा या उस बंदे को वहाँ से निकालेगा, उसके अंदर कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह से यहाँ होता है
दे मस्ट बी एग्जिस्ट सम टाइम हैपनिंग, ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें जो भी अगर लॉस होगा वो तो इन हैपनिंग टाइम, वो टाइम के बीच में होना चाहिए कि जो टाइम ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, ठीक है, मस्ट एग्जिट टाइम हैपनिंग इवेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो टाइम पे मतलब वो चीज होनी चाहिए तभी होगा। मान लो किसी बंदे ने कार का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, कार के डैमेज होने का, एक्सीडेंट होने का, तभी उसको लॉस मिलेगा, मतलब वो इवेंट होना चाहिए, मतलब वो लॉस होना चाहिए, तभी उस बंदे को लॉस होगा, तभी हम कह सकते हैं उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर या इस कार के अंदर, क्योंकि उससे उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इन अदर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मे बी नॉट नेसेसरी, अगर हम बात करें तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसका प्रॉपर्टी का ऑनर हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने एक कार ली, ठीक है जी, किसी फ्रेंड से ले ली, वो गाड़ी उसके नाम पे थी, लेकिन वो गाड़ी उसके नाम पे ही है, लेकिन मैंने क्या करा, उस गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, तो उसने क्या कहा, मैंने फिर भी इंश्योरेंस करवा दिया, क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो मैंने इससे इंश्योरेंस कराया क्योंकि मैंने मेरे नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन वो मेरे फ्रेंड के नाम पे लीगली अगर देखा जाए मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने इसको परचेज कर लिया, पर लेकिन वो गाड़ी किसकी है, जिसके नाम की है, जिस पे आरसी का उसका नाम है, पर मैंने क्या करा, उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराया क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने इसलिए कराया कि अगर कोई लॉस अगर होगा, ठीक है, तो मेरे को उसका पैसा मिल जाएगा या मेरे को उससे कंपनसेशन मिल जाएगा, ताकि मेरे को समस्या नहीं आएगी, जो भी मैं लॉस होगा तो मैं इसको कंपनसेट करवा के उसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है, जिससे मेरे को किसी तरह का लॉस ना हो। पर देखा जाए तो मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये था हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला पॉइंट, ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, इंडेमनिटी। देखो जी, इंडेमनिटी की अगर हम बात करें तो एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो इस तरह से होना चाहिए कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योर्ड है, जिसको लॉस हुआ है, तो वो पहली वाली कंडीशन में आ जाए, मतलब आफ्टर लॉस उसको कोई तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब जैसे वो मतलब लॉस होने से पहले जिस कंडीशन में था, आफ्टर इंश्योरेंस या आफ्टर कोई इंसिडेंट, वो उसी कंडीशन पे आना चाहिए, तभी इंश्योरेंस जो होता है वो काम करता है। जैसे मान लो एक बंदा था, उसको कार से चले गया, अपना बेंगलोर चले गया, रास्ते में उसकी कार का लॉस हो गया, लॉस होने से क्या हुआ, नई गाड़ी थी, 70-80 हज़ार रुपये का उसका लॉस हो गया। अब उसने बोला कि ठीक है, गाड़ी लॉस हो चुकी है, क्या करें, जिससे क्या हुआ, उसकी जो कार की वैल्यू थी ऑटोमेटिक क्या हुआ, कम होगी, ठीक है जी। मतलब वो रहेगी आपकी, मतलब 5 लाख की कार 3 लाख की रहेगी, तो इंश्योरेंस उसने करा रखा था। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कुछ ऐसा काम करेगी, कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, इस कार को ठीक करेगी, ताकि जो उसकी कार की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक दोबारा कितनी हो, 3 लाख से कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाए। इसका मतलब क्या, वो पूरा का पूरा क्या करेगी, उसको ठीक करेगी, उसका जो भी कंपनसेशन होगा उसको पे करेगी, ताकि उस जो भी इंश्योर्ड है उसको कोई तरह का लॉस ना हो, ठीक है जी। तो ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम बात करें जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सिर्फ कौन से वाले, ठीक है, फायर और मरीन वाले, वो हमारे से कौन से होंगे, वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो जो वहां पे प्रिंसिपल इंडेमनिटी वर्क नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पेपर पर। तो ऑल द इंश्योरेंस, ऑल द टाइप ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे चाहे फायर का हो, मरीन का हो, उस सेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। अकॉर्डिंग टू दिस इंश्योरर कौन होगा, जिसने इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योर्ड कौन होता है, जिसकी इंश्योरेंस हुई है। तो इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योर्ड को, ठीक है, क्या करेगा, उसी कंडीशन पे ले आएगा, सेम कंडीशन पे लेके आएगा, ठीक है, कहां पे, बिफोर जहां पे वो था, ठीक है, जहां पे बिफोर द लॉस, ठीक है। अगर कोई भी अगर मान लो अगर ऐसा लॉस अगर होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा इवेंट या अगर लॉस होगा, तो इंश्योरर क्या करेगा, उस इंश्योर्ड बंदे को सेम पोजीशन पे लेके आएगा बिफोर द इवेंट, मतलब पहले जिस कंडीशन में वो पहले था उसी कंडीशन पे उस बंदे को लेके जाएगा। इसका मतलब कोई भी अगर लॉस अगर हुआ होगा तो वो उसका कंपनसेशन पे करेंगे, उसको मुआवजा पे करेंगे, उसको सेम कंडीशन पे लेके आएंगे जैसे वो पहले था, ताकि उसको कोई तरह का लॉस ना हो, ठीक है जी। इंश्योरर अंडरटेक द ऑल द कंपनसेट, ऑब्वियसली बात है, जब इंश्योरर होगा वो क्या करेगा, सारा का सारा क्या करेगा, कंपनसेट पे करेगा, इसको इंश्योर्ड को पे करेगा,
कैसे, जो भी इसको लॉस हुआ है, चाहे वो डैमेज से हुआ, चाहे किसी प्रॉपर्टी से हुआ, जो भी इंश्योर्ड के पास जो भी चीज थी, कोई गुड्स थे या हम कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी थी जो भी उसकी थी, उससे कोई अगर उसको लॉस अगर होगा तो उसको क्या करेंगे, कंपनसेशन पे करेगा। कौन पे करेगा, इंश्योरर पे करेगा, ठीक है, क्योंकि उसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है जी। कंपनसेशन इज पेबल इन द लॉस अवार्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो भी इंश्योरेंस होगा वो किया जाएगा, कंपनसेशन पे किया जाएगा, वो कैसे होगा, लॉस को हम कैसे करेंगे, रिलेटेड टर्म्स में क्या करेंगे, मेजर करेंगे मनी की फॉर्म में, और जितना भी उसका लॉस होगा वो सारा पैसा क्या करेगा, इंश्योर क्या करेगा, इंश्योर्ड पार्टी को देगा, ताकि वो उसको उसी कंडीशन पे ले आए जिस कंडीशन में वो पहले था। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है जी। तो इंडेमनिटी इन शॉर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, यही है, कोई डरने वाली बात नहीं है। वर्ड बहुत मुश्किल है पर लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। पहली बात, ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर काम नहीं करता है। पहली बात, ये सिर्फ हमेशा गुड्स पे या फायर या मरीन इंश्योरेंस पे काम करेगा। प्रिंसिपल कौन सा वाला, प्रिंसिपल इंडेमनिटी। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो इंश्योरर है, इंश्योरर वो क्या करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसा कंपनसेशन पे करेगा जिससे इंश्योर्ड को जो लॉस हुआ है, ठीक है जी, जो लॉस हुआ है आफ्टर एक्सीडेंट, वो क्या करेगा, उसको उसी कंडीशन पे ले आएगा बिफोर द इंसिडेंट, मतलब जो इवेंट होने से पहले जिस कंडीशन में था उसको वहीं ले जाएगा ताकि उसको कोई तरह का लॉस ना हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, जल्दी से लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इंश्योरेंस जब भी हम करवाते हैं तो इंश्योरेंस कराते टाइम पे जो इंश्योरर होगा वो क्या करेगा, आपको बता देगा कि जो भी इंश्योर्ड है, अगर आपको ये इस तरह का लॉस अगर होगा तो ही आपको उसका पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसका पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एक बंदे ने स्कूटी इंश्योरेंस कराई, नई स्कूटी, उस पर शीशा टूट गया, इंश्योरेंस वाले बोलेंगे कि शीशे का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर प्लास्टिक लाइट टूट गई पीछे की साइड का, प्लास्टिक का बम्पर टूट गया तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। हाँ, साइड की अगर मान लो इंजन टूट गया है उसका पैसा मिलेगा। तो जब भी कभी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है तो वो क्या करेगी, सारे के सारे क्या करेगी, मेटल फैक्ट को डिस्क्लोज करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड फेथ कि इससे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इनका लॉस अगर होगा तो जिस नेचर पे, मतलब जो भी लॉस मेंशन है उस पॉलिसी के अंदर, उसी बेसिस पे उसको कंपनसेशन मिलेगा और अदरवाइज का पैसा कंपनसेट नहीं मिलेगा, मतलब जो भी लॉस होगा। जैसे मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योरर ने एक इंश्योर करवाया, इंश्योर्ड ने एक इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस कराया कि एक शिप है कि अगर वो डूब जाएगा, ठीक है जी, या हम कह सकते हैं या उस पर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाएगी, ठीक है, तो उसका पैसा उसको मिलेगा। पर लेकिन क्या हुआ, जहाज तो था निकला, रास्ते में क्या हुआ, किसी ने चोरी कर लिया, ये लूट लिया, ठीक है, तो जो उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली जहाज को डूबने की लॉस, पानी में माल गिरने की, इसकी इंश्योरेंस हुई थी, पर माल तो चोरी हो गया तो उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो यही है आपका प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड द कंपनसेशन ओनली। इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो कंपनसेशन तभी देगी जब वो लॉस होगा, वो जो होगा उसकी स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा होगा। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो भी 3 कॉजेज होंगे, 4 कॉजेज होंगे, जो भी कॉजेज हैं, जो भी मेंशन हुए, उसमें अगर वो एप्रोप्रिएट कॉज अगर होगा तो उसको उसका पैसा मिलेगा, अगर वो एप्रोप्रिएट कॉज नहीं होगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होता है कि एक कार की एक्सीडेंट की पैसा मिलेगा, पर अगर आप ड्रिंक करके कार चला रहे हो तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, या आप ओवर लिमिट में जा रहे हैं, मान लो 60 की लिमिट है, आपने 120 पे गाड़ी चला रखी है, पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि लिमिट थी कि 60 से ऊपर होना चाहिए या 80 लिमिट होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है लॉस होगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले हैं वो क्यों पैसा पे करेंगे, क्यों कंपनसेशन पे करेंगे, ठीक है जी, ऐसे तो उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो लॉस इज कॉज्ड बाय द मोर देन वन प्रॉक्सिमेट कॉस्ट मींस दैट, अगर वही क्या, अगर मतलब लॉस अगर होता है एक से ज्यादा कारणों से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी वाले क्या करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं और एप्रोप्रिएट कॉस्ट क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है जी। एंड मोस्ट डोमिनेंट एंड इफेक्टिव कॉज इज लॉस ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है जी।
अगर कोई नेचुरल लॉस अगर हो गया तो ऑब्वियसली बात है उसका भी कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि उसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। जैसे मान लो कार खड़ी है, पेड़ गिर गया, टूट गया, उस पर गाड़ी का लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको पैसे देंगे, क्योंकि वो उसने जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो नेचुरल लॉस से, वो नेचुरल लॉस का पैसा उसको मिलेगा, ठीक है, उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। लॉसेस अराइज आउट ऑफ द मिसशेप इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, अगर कोई लॉस अगर होता है ऐसा, ठीक है, मिसहैप अगर होता है तो एप्रोप्रिएट कॉस्ट को देके ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको कंपनसेशन पे करेगी, ठीक है जी। अगर लगता है कि वो एप्रोप्रिएट कॉस्ट सुटेबल है या उनकी दायरे के अंदर है तो उनको कंपनसेशन पे करेगी। अगर उसके अलावा अगर कोई दूसरी जगह होंगे, ठीक है, तो उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। जल्दी से इसको लिखिए बेटा। देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सब्रोगेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर कोई भी लॉस अगर होता है, ठीक है जी, किसका, इंश्योर्ड का, और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, जो इंश्योरर है, उसने क्या करा, उसको उसका कंपनसेशन पे कर दिया, तो जो कंपनसेशन पे करने के बाद जो भी उसका लॉस हुआ हुआ जो सामान है, जो एसेट्स हैं, जो भी उसके पास व्हीकल है, गाड़ी है, जो भी है, जिसका लॉस उसने उसका जिसके अगेंस्ट उसने कंपनसेशन क्लेम करा है, तो वो जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा पहली बात, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार देखा होगा, नाइस करा होगा कि जैसे मान लो कि वो खराब हो गया, काम का नहीं है, तो लोगों ने क्या करा, जिसने इंश्योरेंस का पैसा दे दिया और फिर क्या करा, उसको कबाड़ा में भेज दिया, स्क्रैप में, ठीक है जी। स्क्रैप से क्या उनको पैसा मिल गया, ठीक है जी। जैसे मान लो बैटरी बेच दी, तारें बेच दी, और कोई सामान निकाल दे, सीट बेल्ट निकाल दी, सीट निकाली, तो कई सारे पार्ट क्या होता है, उन्होंने क्या करा, ऐसे टुकड़ों में बेच दिया, और उन्होंने क्या करा, वहां से भी पैसा क्लेम कर दिया, मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये वहां से भी ले लिया, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं कि इसमें जो उन्होंने पैसा पे कर दिया, तो मतलब प्रॉपर्टी किनकी है, वो उनकी है, इंश्योरेंस वालों की, कंपनी वालों की। अब वो उस पैसे को, चाहे उस गाड़ी को कुछ भी करे, ठीक कराए, कुछ भी कराए, तो वो उनका है, वो उनका राइट है, क्योंकि उनके अगेंस्ट वो कंपनसेशन अपना पे कर चुके हैं। इट रेफर, इसका मतलब है द राइट ऑफ द इंश्योरर, ठीक है, इट इज राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। पहली बात क्या, अगर हम बात करें जो इंश्योर्ड होता है, ठीक है जी, उसका राइट है, ठीक है जी। जैसे मान लो कि एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उसका राइट है कि वो मेरे को क्या करे, कंपनसेशन पे करे, तो मेरे साथ खड़ी रहे, जब तक मेरे को उसका पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। आफ्टर इंश्योर्ड, ठीक है, जब उसका इंश्योर्ड को जो पैसा मिल गया, आफ्टर कंपनसेट, ठीक है जी, जो भी लॉस या कोई भी डैमेज अगर हुआ है, ठीक है, जो भी उसको इंश्योर हो गया, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। देन द राइट ऑफ ओनरशिप, मतलब जो उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो किसके पास चल जाएगा, वो चल जाएगा इंश्योरर के पास, मींस कंपनी के पास चल जाएगा, ठीक है, जिसने उसका पैसा पे करा है, ठीक है जी। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरर ने इंश्योर्ड को पैसा पे कर दिया है, और उसकी जिम्मेदारी थी इंश्योरर की, वो उसके साथ खड़ा रहा, जब उसको पूरा पैसा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला, पूरा जब कंपनसेशन मिल गया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी वो क्या करे, इंश्योरर वाले ने अपने पास अंडरटेक कर ली, उसके बाद वो उस गाड़ी को कुछ भी करे, बेचे, कुछ भी करे, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो उसको कंपनसेशन पे कर चुके हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी का राइट है वो इंश्योर्ड के पास ना रह के वो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, इंश्योर्ड को, इंश्योरर को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन ले चुका है, ठीक है जी। एंड इंश्योर्ड ऐसा नहीं करता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा है कि जो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, अलाउड, उनको ऐसा कोई अलाउड नहीं है पहली बार कि कोई तरह का ऐसा प्रॉफिट बोले, ठीक है, फॉर सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा कोई राइट नहीं होता कि जो इंश्योर्ड है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी जो थी उसके पास, उसने कंपनसेशन मिल लिया और उसको बेच के, वो चाहे उसको कंपनसेशन पैसा कम मिला, कुछ ही मिला, जो भी क्लेम का पैसा था उसको मिल जाएगा, चाहे कम हो, पर लेकिन जब क्लेम मिलने के बाद, ठीक है जी, अब वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो भी है, जो डैमेज हुई प्रॉपर्टी है, वो उसको इंश्योरेंस कंपनी को पे देनी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो उससे कोई तरह का और मॉनेटरी बेनिफिट ना सिक्योर कर ले, ठीक है जी। तो ये था हमारा सब्रोगेशन वाला पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का। जल्दी से देखिए इसको आपको। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जी कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग होता क्या है, जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, इंश्योर को अमाउंट पे करेगा कंपनसेशन का, पहली बात। अब मान लो उसने इंश्योरेंस जो भी होगी, देखो पहले हम बात करें, इंश्योरर जो है, मान लो वो पैसा पे करेगा, और वो ये भी दिखेगा कि कोई और ऐसा बंदा तो नहीं है जो इंश्योरर हो,
इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी बंदे ने एक ही प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस दो जगह से करा रखी है, मान लो आदित्य बिरला लाइफ से भी करा रखी है और सन लाइफ से भी करा रखी है, मतलब दो कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखी है, तो पहली बार इंश्योरेंस कंपनी पहले चेक करेगी कि देखेगी कि कहीं इस बंदे ने दो जगह से इंश्योरेंस नहीं करा रखी, कहीं इसकी पॉलिसी दो जगह से नहीं हुई, तो उस वाले केस में जब इंश्योर होगा, ठीक है, जो भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, लॉस पे करेगी ऑन द प्रोपोर्शनेट, ठीक है, जिस हिसाब से उनका लॉस अगर होगा, जो भी पॉलिसी अमाउंट है उस हिसाब से क्या करेगी, प्रीमियम पड़ी क्या करेगी, वो उसका पैसा पे करेगी और इंश्योरेंस को दे देगी, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज राइट ऑफ इंश्योर, ये इंश्योर का राइट है कि क्या करेगी, वो क्लेम पे करेगी किसको, अंडर द इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस के अंदर जो भी उसका क्लेम है इंश्योर्ड का, वो उसको पे करेगी पहली बार इंश्योर्ड का, एंड कॉल द अदर लायबल इंश्योरेंस, और वो क्या करेगी, इस पॉलिसी अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी, बुलाएगी, अगर कोई भी और भी इंश्योरर अगर है, इसका मतलब उसने एक से ज्यादा बंदों से इंश्योरेंस करवा रखी है, तो दूसरे बंदे को भी कॉल करेगी, भाई साहब इस कंपनी का लॉस ओवर हो गया, इससे प्रॉपर्टी करा के मेड से करा के आपसे कराइए, जल्दी से एक बार आइए, इसको पैसा पे करना है, ठीक है जी, एंड कंट्रीब्यूट द लॉस ऑफ पेमेंट, और जो भी क्या करेगी, लॉस जो हुआ है उसका पैसा क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, आपस दोनों मिलकर पे करेगी। इट इंप्लाइज दैट डबल इंश्योरेंस, इसका मतलब है अगर किसी इंश्योरर ने डबल इंश्योरेंस करवा रखी है, मतलब किसी इंश्योर्ड ने डबल इंश्योरेंस करवा रखी है किसी इंश्योरर से, तो दैट बोथ द इंश्योरर, दोनों क्या करेंगे, उस लॉस को पे करेंगे या बियर करेंगे इन दी प्रोपोर्शनेट, जो भी अमाउंट उन्होंने अश्योर्ड हुआ है अपने अकॉर्डिंगली, प्रीमियम के अकॉर्डिंगली, वो क्या करेंगे, दोनों पे करेंगे, अगर प्रीमियम का अमाउंट कम ज्यादा है तो उस प्रोपोर्शनेट में, नहीं तो वो दोनों जो है इक्वल लॉस को पे करेगी, क्योंकि एक पार्टी क्यों पे करेगी, क्योंकि उसका पैसा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने भी लिया है, ठीक है, तो लॉस एक क्यों भरेगा, तो दोनों पार्टी क्या करेगी, उस लॉस को भरेगी। इन केस ऑफ लॉस अगर होता है मोर देन वन पॉलिसी इन द सेम प्रॉपर्टी, अगर मतलब किसी एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो इंश्योरेंस करवा रखी है, धोखा देने के लिए कि मैं एक पार्टी को धोखा दोनों से पैसा कंपनसेट रिसीव कर लूंगा इस तरह से, ठीक है जी, या उसने दो जगह से इंश्योरेंस करवा रखी है, ठीक है, जैसे 6 मंथ की कहीं से कराई, 6 मंथ की कहीं और से कराई, ठीक है, और लॉस अगर होता है इस तरह से, तो लेकिन इंश्योरेंस तो हुआ ही है इन शॉर्ट, तो इंश्योर्ड हैज नो राइट टू रिकवर द मोर देन, पहली बार जो इंश्योर्ड होगा उसके पास राइट नहीं है कि वो दोनों जगह से क्या करेगा, एक्चुअल जो लॉस है उसका पूरा पैसा रिकवर करे, पहली बात कि अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, उस पे पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है नहीं। एंड अगर मान लो किसी पार्टी ने, ठीक है, अगर इंश्योरर ने किसी एक इंश्योरर ने मिस्टर, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान लो एक XYZ इंश्योरेंस कंपनी है और एक ABCA इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और मिस्टर मनोज ने इंश्योरेंस करवाई, ठीक है जी, अपनी कार की, इन्होंने 5,000 प्रीमियम पे करा, इसने 5,000 प्रीमियम पे करा, दो जगह से इंश्योरेंस करा दी, हमारा 10 लाख की इंश्योरेंस है, ठीक है जी, तो पहली बार दोनों पार्टी क्या करेगी, आपस में क्या करेगी, मिलकर कंपनसेशन पे करेगी, ठीक है जी, मिलकर पे करेगी, 5 लाख पे करेगी। अगर मान लो कि ABC इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लॉस जो पैसा था कंपनसेशन का पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इंश्योर का पैसा मिल चुका है, इंश्योर पार्टी ने पे कर दिया, अब इसका मतलब है इसने इंश्योरेंस यहां से भी कराया, तो ये वाली जो कंपनी है ABC जो इंश्योरेंस कंपनी हो XYZ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर सकती है, मांग सकती है कि सर ऐसा था, मैंने पैसा इसको पे कर दिया, आप इंश्योरेंस में दो जगह से ले रखा था, अब बाकी पैसा आप लोग हमें पे कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है कि द फुल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द वन इंश्योरर, अगर एक इंश्योरर से अगर किसी ने पैसा रिकवर कर लिया है तो उसका राइट है कि वो दूसरे इंश्योरर से उसका पैसा मांग सकता है, क्योंकि उसका राइट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस दो जगह से हुई है, तो उसका वो कंपनसेशन वहां से रिकवर कर सकता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जल्दी से देखिए इसको आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट मिटिगेशन वाला। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर मान लो कि कोई भी अगर लॉस अगर होता है तो जो इंश्योर्ड होगा वो क्या करेगा, ऑल द पॉसिबल जो भी लगता है अपने हिसाब से उस गुड्स को सेव करने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि वो बैठ जाएगा नहीं मेरे गुड्स इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, चलता चलने दो, नहीं, उसको रीजनेबल जो भी स्टेप्स होते हैं उसको लेने ताकि लॉस जो है कम से कम हो, क्योंकि ऐसा क्योंकि लॉस होने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा पर जो गुड्स हैं वो भी डैमेज हो गए हैं, और आपको पता है मैं पीछे पढ़ा के आया प्रिंसिपल, ठीक है, कि एक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग होता क्या है
कि जो प्रॉपर्टी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वहां से पैसा निकालने की, रिकवर करने की कोशिश करेगी ताकि जितना भी पैसा लॉस हो सकता है वो उसको रिकवर कर सके। तो ये नहीं है कि वो इंश्योरेंस स्टेप नहीं ले रहा, ठीक है, तो भी जो इंश्योर्ड होगा वो रीजनेबल स्टेप लेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा पाया जाता है कि इस बंदे ने कोई रीजनेबल स्टेप्स नहीं लिए या कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं थे वहां पे, तो उसके केस में उसको पैसा नहीं दिया जाएगा और वो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, ठीक है, कंपनी उसको पे नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, ठीक है, ये ड्यूटी है इसकी इंश्योर्ड की कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले, ठीक है, ये क्या करे, कोशिश करे कि मिनिमाइज द लॉस और डैमेज, कोई भी जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है उसको कम से कम लॉस या कम से कम डैमेज करने की कोशिश करेगी, उसको बचाने की कोशिश करें। सपोज इसे मान लो गुड है, जो गुड्स एक स्टोर है, स्टोर हाउस इसके अंदर गुड्स उसके पड़े हैं, अगर मान लो वहां पे आग लग जाती है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ओनर, ओनर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, गुड्स को क्या करे, कोशिश करे रिकवर करे और कोशिश करे कि उनको जितना जल्दी हो सकता है उनको बचाएं, ठीक है, गुड्स को बचाएं, ठीक है जी, ताकि वो लॉस को क्या करें, मिनिमाइज कर सकें, ठीक है जी, कम से कम लॉस हो, किसको भी इंश्योरेंस हो, इंश्योर्ड को भी और इंश्योरेंस कंपनी को भी, दोनों को लॉस कम हो, ठीक है जी। इफ द इंश्योर्ड बिहेव इन अ ग्रेट, अगर मान लो इंश्योरेंस अगर मान लो अच्छे से काम करता है या अच्छे प्रूडेंस से अगर मान लो ग्रेट प्रूडेंस से अगर मान लो बचाने की कोशिश करता है, ठीक है जी, तो उस वाले केस में इज नॉट, अगर लगता है कि अगर वो इसने केयरलेस से काम कर रहे हैं, अगर बिकॉज वो ऐसे केयरलेसली से ना दे कि भाई मेरे गुड्स तो इंश्योर्ड है, मुझे कोई जरूरत नहीं कराने की, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मांग लगी चोरी हो रही, चोर ले जा, ऐसा ना करें, ठीक है जी, उसके लिए रीजनेबल स्टेप ले, उसको बचाने की कोशिश करें, ठीक है जी। रीजनेबल केयर अगर मान लो नहीं दी जाती है उस बंदे के द्वारा, तो कंपनसेशन जो होता है, क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, लॉस हो जाएगा, वो उसको पैसा पे नहीं करेगी क्योंकि उसने रीजनेबल स्टेप्स नहीं लिए, ठीक है जी, या प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए, ठीक है जी, तो उस वाले केस में उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इट्स ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक द ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है, टू सेव द इंटरेस्ट, टू सेव द गुड्स, ठीक है, फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर द इंश्योर्ड एज वेल एज फॉर द इंश्योरर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, मिटिगेशन। हमारे टोटल जितने भी थे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कवर हो चुके हैं, इंश्योरेंस की डेफिनेशन कवर हो चुकी है, मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को आप बताइए, ठीक है, उसका जो भी सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।